जय हिंद। कैसे आप सभी दोस्तों। आज हम जानेंगे एनसीईआरटी साइंस के अंतर्गत क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले आपके क्लास 6 और 7 कंप्लीट हो गए हैं। क्लास 9 का भी चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया था। बीच में 1-2 दिन वीडियो नहीं आया क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। आज भी आप देख रहे होगे आवाज़ थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, सर्दी बुखार हो गए हैं तो वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज प्रयास कर रहा हूँ कि ये वीडियो कंप्लीट कर दूँ। आइए हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है पदार्थ, धातु और अधातु के रूप में। क्लियर? तो पूरी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखेंगे और अपना नोट्स ज़रूर तैयार करेंगे। सॉरी। आइए हम जानते हैं पदार्थ के अंतर्गत क्या होता है। तो कहता है कि धातुओं का धातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। आपको पता होगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। मैं पीडीएफ को पढ़ता हूँ, उसको हाईलाइट करता हूँ, उसके बाद जो आपके काम का होता है वही पढ़ाता हूँ। तो बस आप वही पढ़ें और वही नोट करें जो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके पढ़ा रहा हूँ। आइए, कहता है आपने देखा कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में आ जाने वाले चांदी वर्क, ये याद रखेंगे, मिठाई वगैरह में ऊपर चांदी का वर्क किया जाता है। आप एल्युमिनियम पन्नी या पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग में भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। क्या है कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। उसके बाद है कि यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा कोयले और पेंसिल, लेड जैसे पदार्थ का यह गुण प्रदर्शित नहीं करता है। क्या हम इन्हें धातु कह सकते? कह रहा है कि धातुओं को अभिलाक्षणिक गुण होता है, लेकिन कोयला, पेंसिल ये सभी जो है कुछ जैसे ये पीट कर शीट बनाना, आघातवर्धनीयता, ये गुण प्रदर्शित नहीं करता पेंसिल और शीशा। तो क्या हम उसको धातु कहेंगे? तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो देखिए, कहता है कि आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक है जबकि गंध और कोयला कुचालक है। ऊपर बहुत सारी क्रियाकलाप किए गए जो आपके जानने के लिए नहीं था। उस क्रियाकलाप का रिजल्ट इतना आया कि लोहे की छड़, कील और तांबा का तार सुचालक है, गंधक और कोयला कुचालक होता है। कहता है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। यानी कि सोने वगैरह की पट्टी को आप देखे होंगे, उसको लंबा खींच के बना दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पट्टी के रूप में तन्यता कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है आपके लिए। तो धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो हम निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि रिंगिंग साउंड बजता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। ये सब कथनात्मक सवाल पूछे जाते हैं कि धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो निनाद ध्वनि, रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करती है अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। धातु जो होता है वो ध्वनिक होता है, याद रखना। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। यानी कि धातु हम किसे कहेंगे? तो जो कठोर हो, चमकीला हो, आघातवर्ध हो, तन्य हो, ध्वनिक हो, ऊष्मा हो, विद्युत के सुचालक हो, ये सभी धातु कहलाते हैं। धातु के उदाहरण क्या है? तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है? धातु के उदाहरण हैं। इसके विपरीत कहता है कि विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है, याद रखना है। कोयला और सल्फर नरम होता है तथा दिखने में मलिन होते हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाता है, ध्वनिक नहीं है और ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक है। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जो नरम नहीं हो, हथौड़े से पीटने पर वो चूर चूर हो जाए, उससे ध्वनि नहीं उत्पन्न हो, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हो, अधातु कहलाता है। अधातु के उदाहरण में आपको सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कोयला, ये सभी क्या है? अधातु है।
बॉक्स को देखेंगे, सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी यानी कि पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और ये अपवाद है, ध्यान रखना है। धातुओं में जो नरम धातु है वह है सोडियम और पोटेशियम, जिससे हम चाकू से काट सकते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, खास करके सोडियम वाला, लेकिन पोटेशियम का भी नाम याद रखेंगे। उसके बाद मरकरी पारा के भी बारे में आप जानते होंगे कि कमरे के तापमान पर यह धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में होते हैं। अब हम जानेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। धातु और अधातु के रासायनिक गुण में सबसे पहला हमारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आवाज़ जो है ना, गला था भारी हो गया है, तो थोड़ा मैनेज कर लेंगे, क्योंकि मैं सोचा 2 दिन तो ऑलरेडी क्लास नहीं आ पाया है, आज भी अगर नहीं देंगे तो क्लास की जो रिदम है वो टूट जाएगा, है ना। इसलिए मैंने प्रयास किया कि चलो थोड़ी सी आप आवाज़ मैनेज कर लेना, मैं क्लास मैनेज कर लेता हूँ, शरीर मैनेज कर लेता हूँ। आइए, कह रहा है कि आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करिए। ये आपने क्लास 7 में पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ जलाने की प्रक्रिया दहन चैप्टर में। अगर आप वो क्लास 7 की चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा और इन सब का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। कह रहा आयरन और मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करिए। तो जब हम आयरन और ऑक्सीजन और जल को मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन बनता है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, MgO2 कहते हैं इसको। और इसमें जो है कुछ जल वापस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर 2 तरह से निकालना है, एक है आयरन, ऑक्सीजन और जल, ठीक है। आयरन, ऑक्सीजन और जल को मिलाइएगा तो FeH2O बनता है, ठीक है। ऐसा ही 2Fe कुछ बन रहा था, और आयरन, ऑक्सीजन और जल को मिलाने पर, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिला रहे थे तो MgO2 बन रहा था, ये याद रखिएगा। कहता है आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। यानी कि आयरन, ऑक्सीजन और जल जब मिलता है तो जंग बनता है, ये याद रखेंगे। और चले आगे, कहता है जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। क्या होती है? हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल्टवाइज और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। इसका अभिक्रिया क्या है? तो 2Cu + H2O + CO2 + O2 मिलकर के बनेगा CuOH का होल्टवाइज प्लस CuCO3, और H2O + CO2 क्या है? नम वायु के रूप में होता है। तो याद रखना है कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल्टवाइज और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। यानी कि जो हरा पदार्थ, यानी कि जो हम कह सकते जंग जैसा जो लगता है कॉपर के बर्तन पे, वो क्या होता है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय और क्षारीयता को जांच कर सकते हैं। लेकिन आप इतना याद रखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर वो जल में उससे उसकी हम अम्लीयता क्षारीयता ज्ञात कर सकते हैं। कहता है लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। मैग्नीशियम कैसा है? तो क्षारीय है, और सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि जितने भी जो धातु होते हैं वो मुख्यतः क्षारीय होते हैं। धातु कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब आगे देखें, यहाँ क्रियाकलाप है, इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। अब ये अम्ल और क्षार में धातु और अधातु का कुछ नाम लिखना है, आप चाहें तो उसको बना सकते हैं। ये क्षार का नाम इधर लिखना है, उसका धातु लिखना है, अम्ल का नाम लिखना है, उसका अधातु लिखना है। अब है कि सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। क्या है? सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड + H2O यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 + जल H2O मिलकर क्या बनाएगा? सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 बनाएगा।
सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सामान्यतः अम्ल जो होते हैं सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अधातु जो होता है अम्लीय होता है, याद रखना है। यानी कि जो धातु होता है वो क्षारीय प्रकृति की होती है, धातु क्षारीय प्रकृति का होता है और अधातु अम्लीय प्रकृति का होता है। अब दूसरा पॉइंट है जल के साथ अभिक्रिया। तो हम देखेंगे धातु और अधातु जल पर किस तरह अभिक्रिया करता है वो। तो सबसे पहले ये बॉक्स जाने कि सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। तो याद रखना है कि सोडियम जो है इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं और ये ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। अब आगे चलते हैं। आपने देखा है कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। क्या है? आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। क्या है? सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। जैसे आयरन जो है जल से धीमी अभिक्रिया करता है, याद रखना है आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है जबकि सोडियम जल से तीव्र अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। सामान्यतः अधातु जो है जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि ये वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार अधातुओं को जल में रखा जाता है। अधातु को कहाँ रखेंगे? जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो इसलिए उसे जल में रखा जाता है। यानी कि फास्फोरस को हम किस में रखेंगे? जल के साथ रखेंगे। फास्फोरस को हम जल में रखेंगे। सोडियम जो कि धातु है, सोडियम को हम किस में रखेंगे? मिट्टी के तेल में, जिसे हम केरोसिन तेल भी कहते हैं, कहीं कहीं पर घासलेट लिखा रहता है वो भी। ठीक है। अब आता है अम्लों से अभिक्रिया। तो धातु और अधातु जो है अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है इसके बारे में जानना है। तो आइए जानते हैं। कहता है कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। ध्यान रखना है अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, परंतु धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ये याद रखना है हाइड्रोजन वाला, मैंने पीछे भी क्लास में कहीं पर बताया भी होगा कि हाइड्रोजन जो है जल से अभिक्रिया करने पर अम्लीय सभी से अभिक्रिया करने के बाद एक पॉप की ध्वनि के साथ जलता है। कहता है आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोलिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया करता है। यानी कि जो कॉपर है वो हाइड्रोलिक अम्ल के साथ गर्म करने पर भी अभिक्रिया करता है, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। यानी कि कौन? तो कॉपर जो है वो, ध्यान रखना है, कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म होता है, अभिक्रिया करता है, लेकिन कॉपर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अब आता है क्षारों से अभिक्रिया। क्षार से अभिक्रिया क्या है? तो आइए जानते हैं। कहता है कि पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना है धातुएं जो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रियाएं जटिल है। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रियाएं जटिल है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है? धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अधातु की क्षार से अभिक्रियाएं जटिल होती है। अगला जो हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में अभिक्रिया करेंगे और ये हम कक्षा 7 में पढ़े थे, उसको हम फिर से यहाँ पर याद करेंगे। तो देखो ये ABCDE पहले ध्यान रखना है, ठीक है, कौन किसके साथ मिल रहा है, जो इसका आगे जाके एग्जाम्पल पता चलेगा। जैसे कॉपर सल्फेट है, ये जिंक के साथ मिल रहा है। कॉपर सल्फेट को फिर हम लोहा से के कील से अभिक्रिया कराएंगे, फिर जिंक सल्फेट को तांबे की छीलन से, आयरन सल्फेट को तांबे की छीलन से, जिंक सल्फेट को ये लोहे की कील से हम अभी
अभिक्रिया कराने वाले हैं। देखो ये ABCD में जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर दिया हुआ। आइए अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम जानते हैं। कहता है एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित करता है। क्या है? एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है। ध्यान रखेंगे, जो अभी बीकर ए जो हमने यहाँ देखा ये वाला कि कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा हमने जब बीकर ए में मिलाया तो कॉपर सल्फेट और बीकर में जो जिंक था इसको मिलाने से कॉपर को अलग कर दिया गया। जब कॉपर सल्फेट और जिंक को मिलाया जाता है तो कॉपर अलग हो जाता है और जिंक सल्फेट बना देता है। तो कहता है इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है, मतलब नीला रंग कॉपर का अलग हो जाता है। और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब आपको याद रखना है, आपने नीला थोथा का नाम सुना होगा, तो नीला थोथा यहीं से उत्पन्न होता है। ठीक है, कहाँ से? तो कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर अलग हो जाता है और कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसलिए हम कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। अब जब कॉपर सल्फेट को हम जिंक के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो बीकर में क्या जमा हो जाता है? लाल चूर्ण जमा हो जाता है और उसकी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है। कॉपर सल्फेट जिसे CuSO4 कहते हैं और जिंक Zn के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर लाल हो जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। जब यह जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट जो कि रंगहीन होता है और कॉपर लाल रूप से बन जाता है। कर आप इसी प्रकार बीकर बी में होने वाले अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो बी में क्या है? बी का ऑप्शन कहता है कि कॉपर सल्फेट प्लस लोहे की कील। हाँ, तो कॉपर सल्फेट क्या है? CuSO4 है, प्लस में हम मिला रहे हैं Fe, तो ये क्या बन जाएगा? FeSO4। और यानी कि जो क्या बोल सकते हैं इसको? आयरन सल्फेट। FeSO4 को हम क्या बोलेंगे? आयरन सल्फेट बोलेंगे। प्लस हमें क्या मिल जाएगा? कॉपर अलग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कॉपर अलग मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बीकर सी में, अब बीकर सी है, बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता है। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता है। तो अब हम पहले जानते हैं कि बीकर सी डी ई में क्या है। तो बीकर सी में पहले देख लो, बीकर सी में है जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन। तो बीकर सी जिंक सल्फेट और तांबे के साथ अभिक्रिया कराता है। तो फिर बीकर डी है आयरन सल्फेट और तांबे के साथ अभिक्रिया कराता है। तो फिर जिंक सल्फेट और लोहे की कील से अभिक्रिया कराता है। तो क्या होता है? तो कह रहा है कि जिंक का कॉपर द्वारा और आयरन द्वारा विस्थापन किया जा सकता है। जिंक को कॉपर और आयरन द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता है। आयरन का विस्थापन हम कॉपर द्वारा कर सकते हैं। कहता है हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। यानी कि बीकर सी जो था कि जिंक सल्फेट प्लस तांबे की छीलन, तो जो कॉपर है वो जिंक सल्फेट को अलग नहीं करता है। यही याद रखना है, यही कह रहा है कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। परंतु क्यों? तो कहता है जब बीकर ए में क्या था? तो बीकर ए में है आपका कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा। तो कह रहा है कि बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी ध्यान रखना है, बीकर ए में जिंक जो है कॉपर को हटा सकता है, लेकिन बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। यानी याद रखना है, जिंक कॉपर को हटा सकता है लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक जो है कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक जो है वो कॉपर और आयरन को हटा सकता है, लेकिन कॉपर और आयरन जिंक को नहीं हटा सकता। बात समझ गए? जिंक जो है कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होता है।
एक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। क्या याद रखेंगे? एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हटा सकता है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को स्थापित नहीं कर सकता। तो आपको याद रखना है कि जिंक जो है कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक सल्फेट के साथ कॉपर को डालने पर वो कॉपर अलग नहीं होता, लेकिन कॉपर सल्फेट में जिंक मिलाने पर कॉपर अलग हो जाता है। आयरन सल्फेट में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बन जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा, लेकिन आयरन सल्फेट में जब जिंक मिलाएंगे तो आयरन सल्फेट जिंक सल्फेट में नहीं बदलेगा। ये याद रखना है। मतलब कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील को हटा नहीं सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि बी का डी और ई में विस्थापित अभिक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं? तो आप अनुमान लगाइए। अब अगला पॉइंट है धातुओं और अधातुओं के उपयोग। तो धातु और अधातु का उपयोग हम तो बहुत जगह करते हैं, रेलगाड़ी, गाड़ी, सामान, मोटर, ये सब बनाने में। कहता है कि अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधे की वृद्धि हेतु किया जाता है। याद रखना है, पौधे की वृद्धि में उर्वरक का प्रयोग में अधातु का प्रयोग करते हैं। अधातु जिनका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, ये भी याद रखना है। फिर कह रहा है अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु भी, ये सभी हमारे लिए क्या है, अनुमान लगाने के रूप में अधातु और धातु का वर्णन है। अब कह रहा है कि मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, या उनमें किस रूप में पाया जाता है। तो बस आप इतना याद रखो, जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। डॉक्टरों ने मेरे शरीर की आयरन की कमी बताई। मेरे शरीर में आयरन कहाँ से आया, यानी कि हमारे शरीर में आयरन होता है, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ देखिए, आपने कक्षा 7 में सीखा है, क्या सीखा है वो जान लें जरा। तो कहता है कि आपने कक्षा 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रिया से नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रियाएं होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा वैद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता, तो वह तत्व कहलाता है। क्या कह रहा है? अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा वैद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित किया जा सकता है, तो वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। क्या कह रहा है? द्रव सल्फर जो होता है वो का परमाणु पूर्ण होता है, और यानी कि द्रव सल्फर जो होता है ठोस रूप में होता है, जबकि वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यानी कि ओवरऑल ये कहना चाह रहा है, आप समझो एक लाइन में, कि जो लिक्विड में रूप में जो सल्फर का परमाणु होता है वो परमाणु पूर्ण रूप से ठोस या फिर वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातु और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु है, शेष तत्व या तो अधातु है या उपधातु है। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। क्लियर? तो प्राकृतिक रूप से जो तत्व है वो 94 ही है। और इस प्रकार ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त। आपने इस चैप्टर में क्या क्या जाना उसके बारे में आप जान लीजिए। फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो हमने जाना परमाणु जो कि सबसे छोटी इकाई होती है, चालक जो ऊष्मा को या आवेश को प्रवाहित करता है, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा जो एक दूसरे को अलग कर देता है, तन्यता यानी उसे पीट करके लंबा करना,
तत्व के बारे में पढ़ा। कठोरता ये धातु का गुण है। आघात वर्धनता धातु का गुण है। धातु जिसमें कठोरता, आघात वर्धनता, तन्यता ये सभी होता है। उपधातु के बारे में हमने पढ़ा। आधातु जिसमें ये सभी गुण कठोरता, आघात वर्धनता, तन्यता नहीं होता। और ध्वनि क्या है, उससे एक सुनहरी ध्वनि निकलता है, वो ध्वनि कहलाता है, जो कि धातु में होता है। आइए अब हम जानते हैं आपने क्या सीखा इस चैप्टर के अंतर्गत। तो धातुओं में चमक होती है जबकि अधातु में चमक नहीं होती। सामान्यतः धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते। सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु अधातु नहीं होते। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्या है, दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। क्या कह रहा है, कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। फिर कह रहा है कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाता है। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उनके अधातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। तो ये था आपने क्या सीखा। अब हम जानते हैं अभ्यास। तो पहला तो जो प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता, ऑब्जेक्टिव है जिंक, फास्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन। तो आप किसको परिवर्तित कर सकते हो पतली चादर में, तो जिंक को कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सल्फर जो है ये अधातु है। फास्फोरस को भी हम अधातु में रखते हैं, ऑक्सीजन को तो कर ही नहीं सकते, तो जिंक हो जाएगा। ऐसे देख लेना आप आंसर। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं तन्य हैं, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो सही आंसर हो जाएगा सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम धातु है लेकिन हम उसको पीट नहीं सकते। तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कहता है फास्फोरस बहुत अधातु है, मतलब बहुत जटिल या सक्रिय धातु, ठीक है, ऐसा ही कुछ ऑप्शन बेस पे आप बना सकते हो इसको। फास्फोरस बहुत जटिल धातु है, ऐसा कुछ करके। फिर कह रहा है धातुएं ऊष्मा और डैश की डैश होती है। धातुएं जो है ऊष्मा और विद्युत लिख लेंगे, विद्युत की सुचालक होती है। कह रहा है कि आयरन कॉपर की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि तांबा आयरन कॉपर की अपेक्षा, हम वहाँ पर जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहे थे ना, तो जिंक जो है वो हाँ यहाँ पे कम ही हो जाएगा। आयरन कॉपर की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर है, यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत है तो कोष्टक में एफ लिखें। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, गलत। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, सही। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता नहीं कर सकता। जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग करता है, जिंक सल्फेट से कॉपर जिंक को अलग नहीं करता। कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है, नहीं की जा सकती, ठीक है, ये सब हो गया। थोड़ी बहुत अगर जिस भी सवाल में आपको लगे कि हाँ ये गलत है तो आप हमें कमेंट में बता देना, मैं फिर से उसको चेक कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्योंकि वो उसकी तन्यता है, उसको लपेट कर चादर बनाई जा सकती है। निमज्जन छड़ इमर्सन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर। अच्छा, ये सब कारण डिटेल लिखना है, ठीक है, तो वो आप लिख लेना। अब यहाँ मिलान करना है, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कार्बन, कॉपर और मरकरी। इधर है थर्मामीटर, बिजली के तार, खाद्य सामग्री लपेटना, आभूषण, मशीनें और ईंधन।
तो देखो, सोना को हम बना सकते हैं आभूषण। आयरन हो गया। एल्युमिनियम को पहले हम लपेट लो, एल्युमिनियम का 3 से 3 मिला दो, खाद्य सामग्री लपेटना। कार्बन आपको ईंधन के रूप में मिल जाएगा। कॉपर का आप क्या बना सकते हो, तार बना सकते हो। मरकरी को आप थर्मामीटर में भर दो, आयरन की मशीन बना दो, ठीक है। और गोल्ड का आभूषण बना दो, याद होगा। गोल्ड हो गया आपका आभूषण के लिए, आयरन हो गया आपका मशीन के लिए, एल्युमिनियम हो गया खाद्य सामग्री लपेटने के लिए, कार्बन हो गया ईंधन के लिए, कॉपर हो गया आपका बिजली के तार के लिए, और मरकरी हो गया थर्मामीटर के लिए। क्लियर, ये ऑब्जेक्टिव हो गई आपकी समाप्त। उसके बाद और क्या है, और नहीं है। तो ये होता है चैप्टर नंबर आपका 4 समाप्त क्लास 8 का। क्लास 8 और 9 दोनों का 4 चैप्टर समाप्त हो गया, दोनों हम इक्वल करके लेके चल रहे हैं। अगला क्लास दोनों का 5वां चैप्टर आएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते तो इच्छा नहीं करता बनाने का, ठीक है। तो कमेंट किया कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से। जितना कमेंट करोगे उतना ज़्यादा हमको अच्छा लगता है, और उसी अनुसार हम वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बीच बीच में चूल मारते रहिए आप लोग, ठीक। बाकी मिलते हैं आप लोग के साथ अगले चैप्टर में। तब तक और तबीयत ठीक हो जाएगा तो और भी अच्छे से समझाएंगे। आज थोड़ी सी उतनी समझने वाली था भी नहीं, और उतना समझा भी नहीं पाए क्योंकि गला भारी, सर दर्द कर रहा, तो ज़्यादा नहीं समझा पाए, ठीक है। अगले चैप्टर में तब तक तबीयत ठीक हो जाएगा तो हम और बेहतर समझाएंगे, ज़रूरत होगी तो। तभी के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।